इमेजिन कीजिए पूरे 10 साल हर महीने बिना रुके एक एसआईपी जाती रही, मार्केट गिरा फिर भी आप टिके रहे, जिंदगी में मुश्किलें आई फिर भी आपने अपनी एसआईपी, अपना निवेश बंद नहीं किया। धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपने एक ऐसा कॉर्पस बनाया जो सच में मायने रखता है और अब आप उस पड़ाव पर हैं जहां वही पैसा आपके लिए काम करे। SWP आपके अपने कॉर्पस से हर महीने एक रेगुलर इनकम। लेकिन बस पैसे निकालने की स्ट्रैटेजी में एक गलती सब बिगाड़ सकती है। कौन सी गलती? इसको समझने के लिए ये सवाल देखिए जो कि मेरे पास आया था। मेरे पास 7 फंड्स हैं, क्या मुझे सब रिडीम करके एक ही फंड में डाल देना चाहिए SWP के लिए, या फिर जैसा है वैसा ही छोड़ दूं? जब मैंने राजीव का कमेंट पढ़ा तो मैं थोड़ी देर रुकी, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले राजीव अकेले नहीं हैं। और मुझे लगा इसका जवाब सिर्फ एक रिप्लाई में नहीं दिया जा सकता, इस पर तो पूरा एक वीडियो बनना ही चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, क्या 7 फंड्स को 1 फंड में कंसोलिडेट करना चाहिए या नहीं, और क्यों इसका जवाब सीधा यस या नो नहीं है बल्कि इट डिपेंड्स है, और एग्जैक्टली किन बातों पर यह डिपेंड करता है। सेकेंड, SWP के लिए आइडियल फंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक सिंपल 3 बकेट फॉर्मूला जो आपके इनकम को स्टडी रखे चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। थर्ड, वो 5 मिस्टेक्स जो लगभग हर इन्वेस्टर SWP शुरू करते समय करता है और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। एंड फाइनली, एक क्लियर एक्शन प्लान, ऐसे स्टेप्स जो आप इसी हफ्ते ले सकते हैं अगर आप SWP करना चाहते हैं। स्टेप्स जो प्रैक्टिकल है, सिंपल है और डुएबल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ईमानदारी से मान लेते हैं, पोर्टफोलियो में 7 फंड्स होना अपने आप में गलती नहीं है। गलती तब है जब 7 फंड्स दिखने में अलग हो लेकिन काम सब एक ही कर रहे हो। तो जरा सोचिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 लार्ज कैप फंड्स है तो क्या आपने सच में डाइवर्सिफाई किया है? एक्चुअली नॉट। आपने बस एक ही चीज 3 अलग अलग दुकानों से खरीद ली है। रैपर अलग है लेकिन प्रोडक्ट वही है। जैसे आप 3 अलग अलग ग्रोसरी शॉप में जाके चावल खरीदेंगे एक ही ब्रांड का, तो थैली अलग हो गई, बिल अलग हो गया, लेकिन सबके अंदर क्या है? चावल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सारे फंड्स को जो भी जितने भी आपके पास है एक सिंपल टेबल में लिखिए, 3 कॉलम बना लीजिए। एक में आप फंड का नाम लिखेंगे, दूसरे में आप फंड की कैटेगरी लिखेंगे और तीसरे में आप लिख लीजिए ओवरलैप क्या है विद अनदर फंड। फिर हर फंड के हर कॉलम के सामने आप डिटेल भरेंगे, जैसे फंड 1 लार्ज कैप है, फंड 3 से ओवरलैप करता है, फंड 2 फ्लेक्सी कैप है और पोर्टफोलियो में यूनिक है, फंड 3 फिर से एक लार्ज कैप है और फंड 1 से ओवरलैप करता है। जब आप ये सारी चीजें ना सारे फंड्स के नाम लिख देंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां कंसोलिडेशन बनता है और कहां नहीं। अब जनरल रूल क्या है, अगर सेम कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स है तो कंसोलिडेट कीजिए, बेस्ट वन को रखिए, बाकी से बाहर आइए। अगर किसी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 2-3 साल से खराब हो रहा है तो उसे रिडीम करके बेहतर फंड में जाइए। लेकिन अगर कैटेगरीज अलग अलग हैं, जैसे कुछ इक्विटी है, कुछ डेट है या हाइब्रिड है, तो उन्हें अलग ही रहने दीजिए, क्योंकि हर कैटेगरी का काम अलग होता है। इसलिए राजीव का सवाल का सही जवाब ये नहीं है कि 7 फंड्स को एक कर दो। सही जवाब है पोर्टफोलियो को 2 या 3 ऐसे फंड्स तक लाइए जहां हर फंड की रोल क्लैरिटी हो, हर फंड का पोर्टफोलियो में एक डिस्टिंक्ट काम हो। अब आते हैं असली स्ट्रैटेजी पर। SWP का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हर महीने पैसा अकाउंट में आ जाए। असल मतलब ये है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आए, सैलरी की तरह, पेंशन की तरह, बिना हर बार टेंशन लिए, बिना मार्केट देखकर घबराए। लेकिन ये चीज स्मूथली तभी चलती है जब आपका पैसा सही जगहों पर रखा हो। यहीं पर काम आती है 3 बकेट स्ट्रैटेजी। अपने पूरे कॉर्पस को 3 अलग अलग बकेट्स में आप सोचिए, हर बकेट का अपना अलग अलग काम है। सबसे पहले बकेट 1, ये है आपका मंथली ग्रोसरी बकेट। ये वो पैसा है जिसकी जरूरत आपको सबसे पहले पड़ने वाली है। जैसे ही आप SWP शुरू करते हैं, विथड्रॉल इसी बकेट से आना चाहिए। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आप लिक्विड फंड डाल सकते हैं या फिर आप आर्बिट्राज फंड भी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और अगर मार्केट गिर भी जाता है तो इन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। रिडेम्पशन जल्दी हो जाता है और आर्बिट्राज फंड्स पर इक्विटी टैक्सेशन लगता है, जो कई इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड से ज्यादा इफिशियंट हो सकता है। ध्यान रखिए, ये बकेट आपके अगले 1-2 साल का खर्च है। आपका SWP सिर्फ इसी बकेट पर सेट होना चाहिए, ओनली दिस वन। नाउ बकेट 2, ये आपका सेफ्टी नेट है, ये आपका बफर है। जब बकेट 1 का पैसा कम होने लगे तब बकेट 2 उसको रीफिल करेगा। यहां पर क्या जाएगा,
बैलेंस एडवांटेज फंड को देख सकते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चेक कर सकते हैं। इन फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है और मार्केट के हिसाब से एलोकेशन धीरे धीरे एडजस्ट भी होता है। इसलिए जब मार्केट नीचे जाता है तो ये प्योर इक्विटी फंड की तुलना में झटके को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बकेट 3 ग्रोथ इंजन है। ये वो पैसा है जो बैकग्राउंड में बैठा है, आपके लिए ग्रो करेगा पैसा ये, जबकि आप आराम से बकेट 1 से इनकम ले रहे होते हैं। यहां पर क्या ले सकते हैं? फ्लेक्सी कैप चेक कर सकते हैं, लार्ज कैप इक्विटी फंड भी चेक कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंबे समय में इन्फ्लेशन को हराने का काम यही बकेट करता है। यही आपके कॉर्पस को जिंदा रखता है और ग्रो भी करवाता है, तब जब आप पैसे विथड्रॉ कर रहे होते हैं। अब पूरा सिस्टम कैसे चलता है? आप विड्रॉ करते हैं बकेट 1 से, बकेट 2 समय समय पर बकेट 1 को रिफिल करता है और बकेट 3 लॉन्ग टर्म में ग्रो होकर बकेट 2 को सपोर्ट करता है। एक साफ साइकिल है, स्मूथ है, प्रेडिक्टेबल है, प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट क्रैश में आपको इक्विटी यूनिट्स बेचने की नौबत नहीं आती, क्योंकि बकेट 1 पहले से तैयार बैठा हुआ है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे मैं सच में कवर करना चाहती थी, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने सिर्फ थ्योरी में नहीं, असली पोर्टफोलियोज में देखी है, असली लोगों के साथ। मिस्टेक 1, एसडब्ल्यूपी डायरेक्टली इक्विटी फंड पर सेट कर देना। सुनने में कन्वीनियंट लगता है, एक फंड एक विथड्रॉल, काम खत्म, लेकिन असल में ये काफी डेंजरस हो सकता है। सोचिए, आपने एसडब्ल्यूपी एक लार्ज कैप फंड पर सेट किया हुआ है, अचानक मार्केट 30% गिरता है, फंड वैल्यू पहले ही नीचे आ चुकी है और उसके ऊपर से आप हर महीने यूनिट्स बेच भी रहे हैं लोअर एनएवी पर। इसका मतलब क्या हुआ? उतना ही पैसा निकालने के लिए अब आपको पहले से ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, यानी आपका कॉर्पस जरूरत से ज्यादा तेजी से घटेगा। एक इन्वेस्टर से मेरी बात हुई थी, उन्हें रिटायरमेंट के लिए तो नहीं लेकिन किसी और जरूरत के लिए एसडब्ल्यूपी सेट करनी थी, कुछ सालों के लिए रेगुलर इनकम की जरूरत थी, तो उन्होंने 2024 एंड में अपने इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी लगा लिया। 2024 एंड से बाजार की हालत क्या है आपको पता है, और इस वजह से उनका जो प्रिंसिपल कैपिटल था वो बहुत कम हो चुका है। अगर शुरुआत में ही गिरावट लंबी चल जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके फंड की अमाउंट या वैल्यू किस तेजी से कम हो सकती है। इसलिए इक्विटी फंड से एसडब्ल्यूपी चलाने से बचिए, बकेट 1 इसी काम के लिए होता है। मिस्टेक 2, फ्रेश स्टार्ट के चक्कर में सब कुछ एक साथ रिडीम कर देना। ये अप्रोच साफ सुथरी लगती है, लॉजिकली भी ठीक लगती है, लेकिन टैक्स के मामले में ये महंगी पड़ सकती है। मान लीजिए कि आपका कॉर्पस 10 साल में 20 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गया, यानी 40 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें से 1.25 लाख टैक्स फ्री है, बाकी पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर आप सब कुछ एक ही फाइनेंशियल ईयर में रिडीम कर देंगे तो टैक्स बिल करीब 5 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है एक साथ। तो स्मार्टर तरीका क्या है? रिडेम्पशन को 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर्स में स्टैगर कीजिए, थोड़ा इस साल, थोड़ा अगले साल। टैक्स इंपैक्ट काफी मैनेजेबल हो सकता है। मिस्टेक 3, कॉर्पस जितना संभाल सकता है उससे ज्यादा विथड्रॉ करना। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ विथड्रॉल रेट। रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि अगर आप अपने कॉर्पस का 4 से 5% पर ईयर से ज्यादा निकालते हैं तो इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि पैसा आपसे पहले ही खत्म हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कॉर्पस मान लीजिए कि 1 करोड़ है तो रफली सेफ मंथली विथड्रॉल करीब 33,000 से 41,000 के बीच बैठता है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ के कॉर्पस से 70,000 महीना निकाल रहे हैं तो 15-20 साल में कॉर्पस खत्म भी हो सकता है, और ये सबसे मुश्किल बात है कि वो उसी समय खत्म होगा जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मिस्टेक 4, ये मान लेना कि आज जितना चाहिए हमेशा उतना ही रहेगा। आज 50,000 महीना ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन 4 से 5 से 6% इन्फ्लेशन मान ले तो 15 साल बाद वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए करीब 1.2 लाख पर मंथ चाहिए होता है। यही वजह है कि एसडब्ल्यूपी में भी स्टेप अप का सोचना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी सैलरी हर साल बढ़ती थी, वैसे ही विथड्रॉल भी बढ़ना चाहिए। हर साल 4 से 5% इंक्रीज करें ताकि इन्फ्लेशन आपके प्लान को खा ना जाए। मिस्टेक 5, सब कुछ एक ही फंड में डाल देना। यही राजीव की ओरिजिनल इंस्टिंक्ट थी, और ऑनेस्टली ये इंस्टिंक्ट समझ में आती है। सिंपल चीजें हैं, सेफ लगती हैं, लेकिन सिंगल फंड का मतलब क्या है? सिंगल फंड मतलब सिंगल फंड मैनेजर रिस्क, सिंगल कैटेगरी रिस्क। अगर वही फंड किसी रफ पैच से गुजरे तो आपके पास कोई बफर नहीं है।
इसलिए 2 या 3 थॉटफुली चोजन फंड्स अलग अलग रोल्स के साथ अक्सर एक सिंगल फंड से जेन्युइनली सेफर होते हैं, चाहे वो फंड आज कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो। अब बिल्कुल क्लियर स्टेप्स की बात करते हैं एक एक करके। स्टेप 1 क्या है? हर फंड का नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए, उसकी करंट वैल्यू लिखिए और अप्रॉक्सीमेट गेन या लॉस भी लिखिए। आपकी म्यूचुअल फंड ऐप, चाहे वो ग्रो हो सकती है, कुवेरा हो, कॉइन हो, कोई भी और, ये सब डिटेल दिखा देगी। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ ईच फंड। हर फंड के सामने उसकी कैटेगरी लिखिए। लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है, डेट है, जो भी है। जैसे ही आप काम करते हैं ये वाला ओवरलैप बहुत जल्दी दिखने लगेगा। स्टेप 3, कैलकुलेट योर रियल मंथली नीड। कोई अंदाजा नहीं लगाना है, कोई रफ वर्क नहीं करना, एक रियल नंबर निकालिए। घर का खर्च, ग्रोसरी, मेडिकल, ट्रैवल, फैमिली कमिटमेंट सब जोड़िए, फिर उसके ऊपर 20% का कुशन भी जोड़ दीजिए। ये आपका SWP टारगेट है। स्टेप 4, चेक योर टैक्स इंपैक्ट बिफोर रिडीमिंग एनीथिंग। कुछ भी रिडीम करने के पहले टैक्स समझिए। आप किसी CA से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर ये साफ करिए कि अगर आज रिडीम करता हूं पूरा का पूरा पैसा तो कितना टैक्स बनेगा। फिर डिसाइड कीजिए कि सब कुछ एक ही फाइनेंशियल ईयर में करना है या फिर 2 साल में स्प्रेड करना है। स्टेप 5, अपने एग्जिस्टिंग या फिर कंसोलिडेटेड फंड्स को 3 बकेट्स में मैप कीजिए। बकेट 1 लिक्विड या फिर आर्बिट्राज 1 से 2 साल के खर्च के लिए, बकेट 2 हाइब्रिड फंड मीडियम टर्म सपोर्ट के लिए और बकेट 3 इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। स्टेप 6, SWP सिर्फ बकेट 1 पर सेट कीजिए। मंथली अमाउंट वही रखिए जो आपकी रियल नीड है। अगर स्टेप अप ऑप्शन अवेलेबल है तो 4 से 5 से 6% एनुअल इंक्रीज सेट कर दीजिए। स्टेप 7, साल में एक बार रिव्यू जरूर कीजिए, देखिए बकेट्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, बकेट 1 को टॉप अप करने की जरूरत है कि नहीं, और ये भी कि आपकी विथड्रॉल रेट अब भी सेंसिबल है या फिर नहीं। 7 स्टेप्स समझने में सिंपल लेकिन एग्जीक्यूट करते समय बहुत ही मीनिंगफुल, क्योंकि इसके पीछे आपकी मेहनत का पैसा है और आपकी जिंदगी के कई साल लगे हैं। और हाँ, एक बार किसी प्रोफेशनल के साथ बैठकर ये पूरा स्ट्रक्चर रिव्यू कर लेना बहुत समझदारी की बात हो सकती है। कई बार एक सही कॉन्वर्सेशन आपको बहुत महंगी गलती से बचा देती है। सो राजीव, ये वीडियो आपके लिए था और ऑनेस्टली आपका एक कमेंट हजारों लोगों की मदद कर गया, जिनके मन में बिल्कुल यही सवाल था लेकिन वो किसी ना किसी वजह से पूछ नहीं पाए। यही इस कम्युनिटी की या बी वेल्दी कम्युनिटी की खूबसूरती है। जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा, इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स लुकिंग फॉर SWP, तो मुझे इसमें सिर्फ एक फाइनेंस क्वेश्चन नहीं दिखा, मुझे उसमें 10 साल की कंसिस्टेंसी दिखी। बार बार लौट कर इन्वेस्ट करना दिखा, मुश्किल समय में भी प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखना दिखा। और अब आपकी बस इतनी सी इच्छा है, जो बिल्कुल जायज है, कि अब वही पैसा आपके लिए काम करे, आपकी फ्रीडम के लिए, आपके परिवार के लिए, उन सभी सुबहों के लिए जब आप उठे और दिन सचमुच आपका अपना हो। वो दिन आ सकता है, बस वहां तक पहुंचने के लिए सही प्लान चाहिए। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। इससे YouTube इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है, उससे पहले कि वो कोई महंगी गलती कर बैठे। बी विल्दी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते रियल क्वेश्चंस के रियल आंसर्स मिलते हैं। नो जार्गन, नो कंफ्यूजन, बस सीधी ईमानदार सिंपल मनी कॉन्वर्सेशन। और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वक्त आपके पास कितने फंड्स हैं, और अगर आप SWP लगाने की सोच रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ और हो सकता है कि आपका सवाल अगला वीडियो बन जाए, ठीक राजीव की तरह। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।